तो दोस्तों कैसे हैं आप। मैं स्वागत करती हूं आपका अपने YouTube चैनल भाषा अध्ययन पर। आज हम करने वाले हैं कहानी पिता, जिसको लिखा है ज्ञान रंजन जी ने। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। तो लिखा है ज्ञान रंजन जी ने, और अगर इसके प्रकाशन वर्ष की बात करें तो इसका जो प्रथम प्रकाशन हुआ था, प्रथम प्रकाशन कब हुआ था? 1965 में हुआ था। ठीक है, तो यदि आपको कहीं 1965 लिखा दिखे तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसका प्रकाशन वर्ष नहीं है, बल्कि वो उसका प्रथम प्रकाशन वर्ष है 1965। ठीक है, और उसके बाद उसको कहानी संग्रह फैंस के इधर उधर 1968 ईस्वी में उसको संग्रहित कर लिया है। ठीक है, कौन से कहानी संग्रह में? फैंस के इधर उधर। तो आपको याद रखना है पिता कहानी कौन से कहानी संग्रह में है। ठीक है, इस कहानी संग्रह में जो अन्य कहानियां हैं उनके भी नाम देख लेते हैं। तो देखिए, पहला है देवास्वप्नी, उसके बाद कल है खलनायिका और बारूद की फूल, आगे है आत्महत्या, सीमाएं, फैंस के इधर उधर। ठीक है, और इसके बाद शेष होते हुए, पिता, एक नमूना सार्थक दिन, दिलचस्पी, छलावा और संबंध। तो ये कुछ और कहानियां हैं जो कि इस कहानी संग्रह में संकलित हैं। आपको इनके नाम भी पता होने चाहिए, पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, अब बात करें अगर इसके केंद्रीय भाव की, केंद्रीय बिंदु की, तो इसमें क्या दिखाया गया है, क्या दर्शाया गया है, क्या कहने का प्रयास किया गया है कवि के द्वारा। तो इसमें नए पुराने मूल्यों और संस्कारों की टकराहट का बड़ा ही सूक्ष्म अंकन किया गया है और विश्लेषण ज्ञान रंजन की कहानियों में मिलता है। पिता कहानी में लेखकीय दृष्टि स्थिति का पूरा पूरा जायजा लेती है और दो पीढ़ियों के अंतर को सही रूप से पकड़ती है। ठीक है, आगे देखिए, आधुनिक मध्यम वर्गीय परिवार में पीढ़ीगत संघर्ष एवं द्वंद्व का चित्रण इसमें किया गया है। ठीक, आगे है कुछ समीक्षक पिता विरोधी कहानी इसको मानते हैं। तो जो ये कहानी है इसको कुछ जो समीक्षक है वो पिता विरोधी भी मानते हैं, किंतु ऐसा नहीं है। ठीक, आगे देखिए, गर्मी का प्रतीकात्मक इसमें वर्णन किया गया है। ठीक है, तो अगर इसके केंद्रीय बिंदु की बात करें तो इसमें क्या दिखाने की कोशिश की गई है? केंद्रीय बिंदु इसका क्या है? तो इसमें जो है नए पुराने मूल्य, मतलब दो पीढ़ियों के बीच के अंतर को दिखाया गया है कि किस प्रकार दो पीढ़ियों में मतलब भावनात्मक और मूल्यात्मक अंतर होता है। ठीक है, आगे देखिए, आगे है इसमें कौन कौन से स्थानों का प्रयोग किया गया है, नाम आया है कौन कौन से स्थानों का। ठीक है, तो पहले देखिए, पहले कौन सा स्थान है? पहला है धूमनगंज और खुलदाबाद। इन दो जगहों का इसमें उल्लेख है। अगर आपके पेपर में आता है धूमनगंज कहाँ, कौन सी कहानी में आया है, तो कौन सी में आया है? पिता कहानी में आया है। या फिर खुलदाबाद आए तो वो भी पिता कहानी का ही स्थान है। ठीक, अब चलिए आगे चलते हैं, पात्रों के विषय में जानते हैं। पात्र कौन से हैं? पहला पात्र देखिए सुधीर। सुधीर कौन है? पुत्र है, जो कि नई पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करता है और घनश्याम नगर का निवासी है। तो देखिए, दो जगह ऊपर दी गई है, दो स्थान, और एक है घनश्याम नगर। घनश्याम नगर का निवासी मतलब कि जो मुख्य पात्र है पिता, वो कहाँ रहता है? घनश्याम नगर में रहता है। इसी के मार्फत कथा कही गई है। तो सुधीर कौन है? कथाकार है एक तरह से, मतलब जिसके द्वारा कथा कही जा रही है वो कौन है? सुधीर है। ठीक है, आगे देखिए, दूसरा पात्र कौन है? पिता। पिता कैसे हैं? जिद्दी हैं, जीवन की सुविधाओं से चिढ़ने वाले हैं, लंबे समय से रामायण गीता का पाठ करने वाले हैं। कितने समय से रामायण गीता का पाठ किया है उन्होंने? तो 25 सालों से वो रामायण गीता का पाठ कर रहे हैं। ये प्रश्न जो है 2023 दिसंबर में आया था कि वो कितने सालों से, 25 सालों से वो किसका पाठ कर रहे थे? तो किसका पाठ कर रहे थे? रामायण और गीता का। कलकत्ता के हॉल एंडरसन के सिले कोट पहनते थे। तो देखिए, इसमें कलकत्ता का भी जिक्र है। हो सकता है कि यही पंक्ति आ जाए कि वो कलकत्ता के हॉल एंडरसन के सिले हुए कोट पहनते थे। किस कहानी से ली गई पंक्तियां हैं? तो कौन सी कहानी से ली गई पंक्तियां हैं? पिता कहानी से। ठीक है, आगे बात करें अगर हम गौण पात्रों की, तो प्रमुख पात्र कौन है? प्रमुख पात्र दो ही हैं, एक है सुधीर जो कथा कह रहा है, और पिता। उसके अलावा गौण पात्र हैं देवा, सुधीर की पत्नी। ठीक है, कप्तान भाई, सुधीर का भाई, जो कि वायुसेना में कार्यरत है, बहन का यूनिवर्सिटी का खर्चा वहन करता है। और अंतिम है
दादा भाई। इसके अलावा और भी कई मुख्य पात्र हैं जो कहानी में बीच बीच में हमें दिखाए जाते हैं। ठीक है, तो जब आप कहानी पढ़ेंगे उनका आपको तब पता चलेगा। तो चलिए अब देखते हैं इस कहानी की कुछ प्रमुख पंक्तियाँ जो कि परीक्षा में आने की पूरी पूरी संभावना है। तो पहले देखिए पहली पंक्ति, धीरे धीरे सबके लिए सुविधाएं जुटाते रहेंगे, लेकिन खुद उसमें नहीं या कम से कम शामिल होंगे। पहले लोग उनकी काफ़ी चिरौरी किया करते थे, अब लोग हार गए हैं। ठीक है, किसके बारे में कहा जा रहा है? पिता के बारे में कहा जा रहा है कि वो सुविधाएं तो सबके लिए जुटाते हैं, लेकिन उसमें खुद या तो शामिल ही नहीं होते, और शामिल होते हैं तो बहुत कम शामिल होते हैं। ठीक है, आगे देखिए, लड़कों द्वारा बाजार से लाई बिस्किटें, महंगे फल, पिता कुछ भी नहीं लेते, कभी लेते भी हैं तो बहुत नाक भों सिकोड़कर उसके बेस्वाद होने की बात शुरू में ही जोर देते हुए। अपनी अमावट गज्जक और दाल रोटी के अलावा दूसरे द्वारा लाई चीज़ों की श्रेष्ठता से वह कभी प्रभावित नहीं होते। देखिए पहले आया था कि 25 वर्षों तक उन्होंने कौन से दो जो है पुस्तकों का पाठ किया है, तो इस बार हो सकता है कि ये आ जाए कि वो किस चीज़ को पसंद करते थे, कौन सी चीज़ थी जो उन्हें श्रेष्ठ लगती थी, तो कौन सी थी? गज्जक और अमावट गज्जक और दाल रोटी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। वह अपना हाथ पांव जानते हैं, अपना अर्जन और उसी में उन्हें संतोष है। अपना हाथ पांव जानते हैं मतलब वो जानते हैं कि उन्हें कितना निर्वाह करना चाहिए किस चीज़ के लिए। ठीक है, आगे चलिए। वे पुत्र जो पिता के लिए कुल्लू का सेब मंगाने और दिल्ली एम्पोरियम से बढ़िया धोतियाँ मंगाकर उन्हें पहनाने का उत्साह रखते थे, अब तेजी से पिता विरोधी होते जा रहे हैं। सुखी बच्चे भी अब गाहे बगाहे मुँह खोलते हैं और क्रोध उगल देते हैं। मतलब पिता के जो स्वाभिमानी कह सकते हो आप, या फिर कह सकते हो कि जो पिता का स्वभाव था उससे अब बच्चे चिढ़ने लगे हैं। जो चाहते थे उन्हें हर प्रकार की खुशियाँ देना, उनके लिए अच्छी अच्छी चीज़ें करना ताकि उनके पिता खुश हो, अब वो भी जो है उन पर गुस्सा होने लगते हैं, क्योंकि जो उनके पिता हैं वो बहुत ही सीमित वस्तुओं का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और बहुत ही सादा जीवन व्यतीत करते हैं। आगे देखिए, हमारे समाज में बड़े बूढ़े लोग जैसे बहू बेटियों के निजी जीवन को स्वच्छंद देने के लिए अपना अधिकांश समय बाहर व्यतीत किया करते हैं। ठीक है, अब तो नहीं, लेकिन पहले ज़माने में क्या होता था कि लोग जो है बैठक वगैरह होती थी वहाँ पे जाकर सोते थे, जो बड़े बूढ़े होते थे, ताकि जो घर की स्त्रियां हैं वो स्वतंत्रता से रह सके। ठीक, तो इसलिए वो अपना एक अलग स्थान रखते थे ताकि किसी तरह की कोई परेशानी फील ना करे वो। आगे देखिए, अगर कोई शीत युद्ध न होता पिता और पुत्र के बीच, तो वह उन्हें जबरन खींच के नीचे लाकर सुला देता, लेकिन उसे लगा कि उसका युवापन एक प्रतिष्ठा की जिद कहीं चुराए बैठा है। वह इस प्रतिष्ठा के आगे कभी मजबूर कभी कमज़ोर हो जाता है। ठीक है, और उसे भुगत भी रहा है। दरअसल उसका भी अक्सर चिल्ला उठने का हुआ है, पिता तुम हमारा निषेध करते हो, तुम ढोंगी हो, अहंकारी, वज्र अहंकारी, लेकिन वह कभी चिल्लाया नहीं। इसमें किसके लिए कहा जा रहा है? सुधीर के लिए कहा जा रहा है। वो क्या कहता है कि कभी कभी उसका भी मन होता है कि वो भी अपने पिता को जो है खींच के और अंदर ला के सुला दे, क्योंकि उसके पिता कहाँ सोते हैं? बाहर सोते हैं, खाट पे। ठीक है, और सभी लोग घर में कमरों में अपने पंखे के नीचे सोते हैं। तो वो कहता है कि कभी कभी मेरा भी मन होता है कि मैं अपने पिता को खींच के अंदर ले आऊँ और सुला दूँ, लेकिन क्या होता है कि उसको लगता है कि ये एक युवापन की ज़िद है, प्रतिष्ठा है, और उसको अपने पिता के व्यवहार पे कभी कभी झल्लाना भी आता है, लेकिन वो आज तक उन पे चिल्लाया नहीं है, उसने उन पे गुस्सा नहीं किया है। ठीक है, आगे की पंक्तियाँ देखिए। आगे की पंक्ति है, बस कहीं उल्लू एक गति, एक वचन और विभत्सता में बोल रहा है। रात्रि में शहर का आभास कुछ पलों के लिए मर सा गया है। उसको उम्मीद हुई कि किसी भी समय दूर या पास से कोई आवाज़ अकस्मात उठ आएगी, घड़ी टनटना जाएगी या किसी दौड़ती हुई ट्रक का तेज लंबा हॉर्न बज उठेगा और शहर का मरा हुआ आभास पुनः जीवित हो जाएगा। पूरा शहर कभी नहीं सोता या मरता। बहुत से सोते हुए जान पड़ने वाले भी संक्षिप्त
ध्वनियों के साथ या लगभग ध्वनिहीनता के बीच जगे होते हैं। रात काफ़ी बीत चुकी है और इस समय यह सब सोचना सिवाय सोने के कितना निरर्थक है। ठीक है, तो रात के समय का इसमें वर्णन किया गया है कि किस प्रकार लोग गर्मी में बेचैनी में सो भी नहीं पाते हैं, लेकिन फिर भी वो चुपचाप लेटे रहते हैं और उन आवाज़ों को सुनते रहते हैं। ठीक है, आगे देखिए। इस विचार से कि पिता सो गए होंगे उसे परम शांति मिली और लगा कि अब वह भी सो सकेगा। ठीक है, ये जो है इस कहानी की अंतिम पंक्तियां हैं। इस विचार से कि पिता सो गए होंगे उसे परम शांति मिली और लगा कि अब वह भी सो सकेंगे। आगे कुछ और पंक्तियां हैं, वो भी देख लेते हैं। देखिए, उसने अपने बिस्तर का अंदाज़ा लेने के लिए मात्र आधा पल को बिजली जलाई। बिस्तरे फर्श पर बिछे हुए थे। उसकी पत्नी ने सोते सोते ही बड़बड़ाया, आ गए, और बच्चों की तरफ करवट लेकर चुप हो गई। सुधीर जो है अपनी जॉब से आया है। जब वो आया है तो जो है उसकी पत्नी सोई हुई है, तो वो बिस्तर का अंदाज़ा लेने के लिए जो है थोड़ी देर के लिए लाइट जलाता है। ठीक है, तो ये वाक्य ये किसके हैं पंक्तियाँ? सुधीर के द्वारा सोची जा रही हैं। आगे देखिए, पिता के बारे में जो कथन है वो काफ़ी उपयुक्त है कि उन्हें आधुनिक सुख सुविधाओं की चाहत नहीं थी। इसके अलावा वे दूसरों की लाई हुई चीज़ों की श्रेष्ठता से प्रभावित नहीं होते थे और 25 नहीं 35 वर्षों तक अखंड केवल रामायण और गीता का पाठ करते रहे हैं। ये दिसंबर 2023 में आया था कि वे कितने वर्षों तक रामायण गीता का पाठ करते रहे। 35 वर्षों तक किसका पाठ करते रहे हैं? तो किसका पाठ करते रहे हैं? गीता का। ये आगे देखिए, आप लोग जाइए ना भाई, कॉफ़ी हाउस में बैठिए, झूठी वैनिटी के लिए बेपरा को टिप दीजिए। बेपरा मतलब वेटर। रहमान के यहाँ 1.5 रुपये वाले बाल कटाइए, मुझे क्यों घसीटते हैं? ये कौन कह रहे हैं? पिता कह रहे हैं अपने बच्चों को कि तुम दिखावे की ज़िंदगी जियो, तुम मुझे उसके लिए क्यों कह रहे हो? चाहे तुम अपना मतलब ये दिखाने के लिए कि तुम कितनी शान से जीते हो, तुम कॉफ़ी हाउस में बैठो, झूठी टिप दो, या फिर एक महंगे सैलून में जाकर अपने बाल कटाओ, इन सब में मुझे क्यों घसीटते हो? ठीक है, आगे देखिए। चारों तरफ धूमिल चांदनी फैलने लगी है। सुबह जो दूर है कि भ्रम में पश्चिम से पूर्व की ओर कोए काँव काँव करते उड़े। वह खिड़की से हटकर बिस्तरे पर आया। अंदर हवा वैसे ही लू की तरह गर्म है। दूसरे कमरे स्तब्ध है। पता नहीं बाहर भी उमस और बेचैनी होगी। वह जागते हुए सोचने लगा, अब पिता निश्चित रूप से सो गए हैं शायद। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की कहानी पिता। इसकी महत्वपूर्ण पंक्तियाँ, पात्र, प्रकाशन वर्ष और केंद्रीय बिंदु सभी मैंने आपको करा दिए हैं। चलिए एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले, पिता कहानी किसने लिखी है? ज्ञानरंजन ने लिखी है। उसका प्रकाशन वर्ष क्या है? प्रथम प्रकाशन 1965, और इसके बाद उसको कहानी संग्रह फैंस के इधर उधर में 1968 में संग्रहित किया गया है। ठीक है, 1968 में किस में संग्रहित किया है? फैंस के इधर उधर कहानी संग्रह में। इसके अलावा बात करें अगर इसके केंद्रीय बिंदु की, तो इसमें 2 पीढ़ियों के अंतराल को दिखाया गया है, उसकी टकराहट को दिखाया गया है कि किस प्रकार जो है 2 जो आप कह सकते हो नए और पुराने संस्कार हैं, उनकी टकराहट का बहुत ही सूक्ष्म और सटीक वर्णन किया गया है। ठीक है, इसके अलावा इसमें गर्मी का भी प्रतीकात्मक वर्णन दिखाया गया है। गर्मी का प्रतीकात्मक जो है रूप प्रस्तुत किया गया है। आधुनिक मध्यम वर्गीय परिवार में पीढ़ीगत संघर्ष और द्वंद्व का चित्रण किया गया है। ठीक है, और अगर हम बात करें पात्रों की, तो 2 मुख्य पात्र हैं। एक है सुधीर जो कहानी कह रहा है, और दूसरे कौन है? पिता। अगर बात करें स्थानों की, तो स्थान क्या नाम आया है? एक धूमनगंज, दूसरा खुलदाबाद, और एक आया है घनश्याम नगर। ठीक है, घनश्याम नगर क्या है? घनश्याम नगर है जहाँ पर वो रहते हैं। उनकी कॉलोनी कौन सी है? घनश्याम नगर कॉलोनी है। और अगर गौण पात्रों की बात करें, तो देवा, कप्तान भाई, दादा भाई, ये कौन है? ये गौण पात्र हैं। इसके अलावा और भी कुछ नाम है जो कि हमें कहानी में जगह जगह मिलते हैं। तो ये थी आज की कहानी। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहे। और इससे पहले भी मैं कहानियाँ करा चुकी हूँ, सारी कहानियाँ हो गई हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पर विजिट करके उन्हें देख सकते हैं।